नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं जिसकी कहानी बताने जा रहा हूँ ना, रहने वाले तो हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के, लेकिन काम कर रहे थे हरियाणा के एक शहर में। थ्री व्हीलर यानी ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे। तो आइए चलते हैं इनकी कहानी में, अब अरविंद के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। ये जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूं ना, साल 2010 का था। वैसे तो मैं किराए का ऑटो रिक्शा चला रहा था और कुछ पैसा मैं जब जोड़ लिया और तब मुझे लगने लगा कि मुझे खुद का अब एक पुराना सेकंड हैंड अब ऑटो रिक्शा खरीद लेना चाहिए। मैं जिस मकान में रहता था, किराए का मकान में, मकान मालिक कभी कभी वहाँ पर भी आते थे। अब वैसे हमारे 3 लड़कों की एक टोली थी और तीनों लोग मिल बांट करके अब किराया भाड़ा शेयर करते थे। अब मैं तो ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था। अब मैं सुबह निकलता फिर देर रात तक आता। खाना पीना तो मेरा ज़्यादातर बाहर ही होता था। तो 2 लड़के थे ना, वो भी अपना खाना पीना अब बना लेते थे और हमसे भी जब मैं आता था तो भैया खाना बचा हुआ है, अगर आपको भूख लगी तो खाना खा लेना। एक तरह से मेरा इज्जत करते थे, बड़ा भाई मानते थे। अब मैं भी उनका ख्याल रखता था। खैर, मैं उस घटना पर आता हूं जब मैं अब ये प्रोग्राम बना लिया था कि भाई अब तो मेरे पास में इतना पैसा आ गया है कि खुद का अपना ऑटो रिक्शा खरीद लो। इसके बाद हम अपने दोनों दोस्तों के साथ लेकर के जो ऑटो रिक्शा मैंने पसंद किया था, जो मेरी बजट में थी, और उसके पास गया। दोनों मेरे जो दोस्त थे, अब उन्होंने भी अब ऑटो रिक्शा देखा तो उनको भी पसंद आ गया था। कहने लगे, भैया ठीक है, ये तो देखने में बिल्कुल सही दिख रहा है, चमक रहा है, तो इतना सस्ता क्यों बिक रहा है। खैर, मैं इसका जवाब उनको दे नहीं पाया था और इशारे में उनको चुप रहने कहा कि अरे तुम खामोश रहो, क्यों पार्टी को भड़का रहे हो, कहीं ज़्यादा पैसा ना मांग ले। तब वो मेरी बात सुनकर के चुप हो गए थे। लेन देन हमारा हो चुका था। अब सब कुछ कागज कंप्लीट होने के बाद अब वो रविवार की दिन की बात थी। अब फिर मैं अपने दोस्तों के साथ लेकर के अपने घर पर, जिस कॉलोनी में रहता था, अब वहाँ पर आ गया था। जब मैं पहुंचा मिठाई वगैरह ले करके, ताकि अपने दोस्तों को भी खिलाऊं, अपने पड़ोसियों को भी खिलाऊं। अब नया ऑटो रिक्शा में ले चुका हूं, खुशी तो थी। अब वही मैंने किया, रास्ते से मिठाई ले लिया था। जब मैं अपने कॉलोनी में अपने घर के पास पहुंचा तो मैं जितने पड़ोसी थे अब सबको मिठाई खिलाना शुरू किया। और संजोग से जो हमारे मकान मालिक थे उस टाइम अब बुजुर्ग जरूर थे, 70 साल के आसपास की उम्र थी, लेकिन सीधा खड़ा होकर के चलते थे, झुकते नहीं थे, लंबाई ज़्यादा थी। पुराने अब जमाने के लोग थे, घी खाए हुए थे। कहते थे मैं तो देसी घी खाता था, मैं तो तेल का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अपने शरीर का मेंटेन उन्होंने खुद रखा था। पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें बताते थे जो मैं अब उनकी बात को ध्यान से सुनता था। अब मुझे बड़ा उनकी बात सुनने में इंटरेस्ट भी आता था। संजोग से उसी वक्त में आ गए मेरे दरवाजे पर, मेरा हालचाल पूछने लगे कि अरविंद बेटा कैसे हो, क्या खबर है। तब मैंने वो लड्डू वाला मिठाई का डब्बा उनके आगे कर दिया कि चाचा पहले लड्डू खाओ। तो चौंक करके देखने लगे, किस बात का लड्डू। मैंने बोला, चाचा पहले मैं भाड़े का ऑटो रिक्शा चलाता था, आपको तो पता ही है। अब मैंने आज अपना खुद का ऑटो रिक्शा खरीद लिया। चाचा खुश हो गए, कहले कि फिर एक क्या 2 लड्डू खाऊंगा, कौन सा ऑटो रिक्शा है तेरा, चल मुझे दिखा। मैंने बोला, चाचा गेट के बाहर ही तो खड़ा है। तब कहने लगे, बेटा मैंने ध्यान ही नहीं दिया, चल मेरे साथ में। अब लड्डू लेकर के सीधा हम लोग बाहर निकले कि चाचा को ऑटो रिक्शा दिखा दे। जब मैंने ऑटो रिक्शा दिखाया तब तक वो लड्डू हाथ में लिए हुए थे
ना जाने उनको क्या सूझा, उस ऑटो रिक्शा को घूर घूर कर देखने लगे। अब फिर वो जो लड्डू हाथ में लिए हुए थे ना, अपने हाथों से मसल करके अब बगल में नाली बह रही थी, अब उसमें कब गिरा दिए पता ही नहीं चला। मेरी ध्यान अब उन पर लगा हुआ था कि चाचा अभी तो खुश थे और अभी ये लड्डू को मसल करके नाली में गिरा दिए। ऐसा क्या हो गया भाई, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? अभी तो बहुत ज्यादा खुश थे, ये ऑटो रिक्शा के देखने के बाद इनके साथ हुआ क्या? मैं देखा वो अपने आप में दिख नहीं रहे थे, बड़ी बड़ी उनकी आंखें हो गई थी और लगातार उस ऑटो रिक्शा का घूरती जा रही थी। तब मैंने उसको टोकना शुरू किया, अरे चाचा चाचा क्या हुआ क्या हुआ, आपने लड्डू को नाली में गिरा दिया मसल करके। जैसे वो होश में आए हो, होश में जैसे आए ना तो बिल्कुल कांप गए थे एक बार में, जैसे झुरझुरी उनकी आ गई हो। अब फिर वो नॉर्मल हो गए, मेरा हाथ पकड़ करके और सीधा घर में लेके आए। मैं उनका व्यवहार अब मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये ऐसा व्यवहार विचित्र क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया इनको। जब मैं घर में पहुंचा, चाचा मेरे हाथ पकड़े हुए थे और जिस चारपाई पर मैं सोता था उसी पर मुझे बिठा दिए और खुद भी बैठ गए। कुछ पल तो बस मुझे देखते रहे। अब फिर अचानक वो बोलना शुरू किए, अरविंद बेटा तू ये ऑटो कहां से खरीद के लाया? मैंने बता दिया। हुआ क्या चाचा, आपको अब बताओ तो सही, बात क्या है? वो बता नहीं रहे थे। कहने लगे कि बेटा मैं तेरे से गुजारिश करूंगा कि जहां से तू ऑटो रिक्शा खरीद के लाया है इसको तू वापस कर दे। मैं अब चौंक गया था। तब तक मेरे दोस्त जो बाहर खड़े थे वो भी अंदर आ गए थे। मैं हैरान था उनकी बात सुन करके कि ऐसा वो क्यों बोल रहे। मैं कहने लगा चाचा बात आखिर है क्या? चाचा बताने को राजी नहीं थे, बार बार कह रहे थे कि देख अरविंद, मैं तुझे अपने बेटा का माफिक समझता हूं। अब मैं तुझसे आग्रह कर रहा हूं बेटा, ये ऑटो तेरे लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। तू इस ऑटो रिक्शा का जिससे खरीदा है और उसको अभी वापस कर गया, कोई दूसरा ऑटो रिक्शा देख ले, लेकिन इस ऑटो रिक्शा को तू चलाया मत कर। ले जा, अभी तेरे पास वक्त है, दिन है, तू निकल जा और उसको अब मना ले और वापस अपना पैसा ले ले, कुछ कम भी दे तब भी तू अब वापस कर दे, जल्दी जा बेटे। मैं चाचा की बात से बड़ा हैरान था। मेरे दोस्त भी देख रहे थे और मुझे इशारे से कह रहे थे कि आखिर ये चाचा कहना क्या चाहते। मैं तो खुद समझ नहीं पा रहा था कि चाचा ऐसे तो कभी मेरे साथ में व्यवहार नहीं करते थे। उन्होंने लड्डू भी मसल करके नाली में डाल दिया, ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब मैं चाचा से पूछने लगा कि चाचा जी बात तो बताओ, आखिर इस ऑटो में ऐसा क्या है? तब चाचा कहने लगे कि अरविंद पहले तू जा, इस ऑटो रिक्शा को तू वापस कर गया और तब मैं तेरे को बाद में बताऊंगा बात को। इसके बाद वो रुके नहीं, सीधा मेरे मकान से निकले और अपने रास्ते चले गए। वो दूर की एक दूसरी कॉलोनी में रहते थे और कभी कभी हमारी कॉलोनी में आ जाया करते थे और अपना घर को देखभाल भी करते थे, कोई टूट फूट हो तो मरम्मत भी कराते थे। संडे की अब दिन था, अब मैं उनकी बात सुनकर के हैरान रह गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अब वास्तव में मैं अंधविश्वासी था नहीं, मैं इन अब टोना टोटका पर ऐसी चीज बातों पर मैं कभी विश्वास करता ही नहीं था और ना मैं कभी मंदिर जाता था, दूर से ही मत्था टेक लेता था। मेरे दोस्त कहते थे कि तू अंदर क्यों नहीं जाता है? मैं कहने लगा कि भाई अभी तो मैं नौजवान हूँ, 25 साल तो मेरी उम्र हुई, जब मैं अब अपने वक्त पर आऊँगा तो मंदिर भी जाऊँगा, पूजा पाठ भी करूँगा। अभी तो अपना कर्म करना है, मुझे इस योग्य बनना है ताकि मैं मंदिर में जा सकूं, उनके सामने बैठ सकूं। मैं उनको उपदेश देता रहता था। अब वास्तव में मैं मंदिर के अंदर कभी गया नहीं था। अब बहाना तो कोई ना कोई बना ही लेता था जब कोई पूछता था तो। खैर ये तो अलग बात थी। अब मेरे दोनों दोस्त
अब एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे थे। ऐसा क्यों बोला चाचा ने, क्या करना चाहिए? लेकिन मेरे दोस्त भी मेरे जैसे ही थे। कहने लगे, अरे छोड़ो ना चाचा की बात को, ऑटो इतना सस्ता मिल गया है, इस रेट में तो ऑटो तुम्हें मिलेगा नहीं, महंगा मिलेगा। ये तो फायदे का सौदा है। क्या हुआ है इसमें, सब कुछ तो ठीक है। छोड़ो चाचा की बात को, जाने दो, तुम अपना काम करो। अब दोस्त भी बोल चुके थे, मैं भी यही सोच रहा था जो दोस्त कह रहे थे कि आखिर ऑटो में ऐसा क्या है जो चाचा मुझसे कह रहे थे कि जाओ वापस करेगा। मैं समझ नहीं पाया था। खैर मैं भी जिद्दी था। अब मेरे दोस्त ने जब मुझे साहस दिया तो मैं भी ठान लिया, कह नहीं अब नहीं बदलेंगे ऑटो को, जो खरीद लिया खरीद लिया। इसके बाद एक दिन तो हम संडे को अपने घर पे ही जश्न बनाते रहे ऑटो का खुशी के अब मारे में। अब फिर मैं अगली सुबह से ऑटो रिक्शा लेकर के अपने काम पर निकल चुका था और मैं अच्छा भला अब अपना ऑटो रिक्शा से कमा रहा था। अब मैं सुबह निकलता ना तो शाम को 7 बजे तक 8 बजे तक मैं आ जाता था। लेकिन अब अपना ऑटो था। पहले तो भाड़े का ऑटो था, अब टाइम भी लिमिट होती थी, लेकिन अब मेरे पास में टाइम अनलिमिटेड था। अब मैं सोचा कि अब जब अपना ऑटो रिक्शा आ गया है तो जब मर्जी मैं कमाऊँ, मेरा सब कुछ अपना है, ना तो किसी को किराया भाड़ा देना है, ना तो टाइम का कोई बंधन है। अब क्या टेंशन। मैं देर रात तक रुकने लगा था। कभी 8 बजे भी घर आ जाता जब अच्छी कमाई हो जाती थी, और कभी नहीं होती थी तो उस कमाई को पूरा करने के लिए मैं रात को 10 या 12 बज जाता था। जब तक मैं मन माफिक पैसा कमा नहीं लेता था और तब तक मैं घर लौटता नहीं था। और ऐसा 15 दिन तक चला था। तब तक मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब मैं चाचा की बात न जाने कब अपने दिमाग से निकाल चुका था। बिल्कुल ख्याल भी नहीं आ रहा था कि चाचा ने ऐसा क्यों बोले थे। मैं सोचा था कि जब चाचा अगली बार आएंगे ना तो मैं उनसे सवाल जवाब जरूर करूंगा इसके बारे में। 15 दिन बीत जाने के बाद वो रात मैं आज भी अब उस बात को याद करके कांप जाता हूं। ऐसा था ही, मैं एक बस स्टैंड पर सवारी का इंतजार कर रहा था। रात का करीब 11 बज रहा था। आज मेरी जो कमाई थी ना बहुत कम हुई थी और मैं कमाई को जब तक पूरा नहीं हो जाता मैं अपने घर लौटता नहीं था। और उस रात भी मैं सोच रहा था कि बस एक सवारी मिल जाए और इसके बाद मेरी कमाई पूरी हो जाएगी। और सवारी दिखाई दी। रात 11 बजे मैं स्टैंड पर उसी सवारी को तो इंतजार कर रहा था। सवारी एक औरत थी और उसके साथ शायद उसका पति था। मुझे ऐसा ही लगा था। पति को हाथ पकड़ करके और वो महिला चल रही थी। जब मेरे नजदीक आई तब मैं उन सवारी को देखा। देखने में औरत का उम्र 25 से 30 साल के बीच होगा और ऐसा ही उसका पति का लग रहा था। लेकिन पति बड़ा कमजोर था, जैसे लग रहा था कि बीमार था। चलने में अब थोड़ा सा हिचक हो रही थी उसको, या कमजोरी के कारण या बीमारी के कारण। तभी तो महिला उसके हाथ पकड़ करके अब मेरे ऑटो के पास ले आ रही थी। अब जैसे ही मेरे पास में आई और मैं बाहर निकल गया, मैं सवारी का आदर करता था, रिस्पेक्ट करता था और बोल पड़ा कि मैडम चलना है क्या ऑटो में? तब वो मेरी तरफ बिना देखे हुए बोली, हाँ मुझे चलना है, तभी तो तुम्हारे पास में आई हूं। जरा तुम, ये मेरे पति हैं, इनको जरा सहारा दे दो, अपने ऑटो रिक्शा में बिठाने का थोड़ा सा वो करो। मैंने झट से उनके पति को अब मैं हाथ लगाया। जब मैं हाथ लगाया ना, गर्मी का टाइम था। अब वास्तव में उसका हाथ एकदम ठंडा लग रहा था, जैसे बर्फ के पानी से नहा करके निकला हो। आश्चर्य तो हुआ मुझे, लेकिन मैं तब तक सीट पर बैठा चुका था और वो जो महिला थी अब उनकी बगल में भी बैठ गई थी। और तब मैं अपनी सीट पर आकर के अब पीछे मुड़ करके देखा। तब मैं देखा तो देखने में तो वो महिला बहुत ही खूबसूरत थी, यंग थी
अब उसका जो पति दुर्बल दिख रहा था, शायद बीमारी की वजह से। अब मैं पूछ बैठा कि जी मैडम, कहाँ जाना है आपको, कहाँ पर छोड़ूं? तब वो महिला एक जगह का पता बताया कि मुझे वहां पर जाना है। मैं हॉस्पिटल से लेके आ रही हूं अपने पति को, मुझे अपना घर जाना है, चलो आप। अब पता ठिकाना तो मुझे मिल चुका था। अब मैं उस ठिकाना पर चल चुका था और मुझे लगने लगा कि आज मेरी कमाई अच्छी हो जाएगी। मैं तो कुछ ही रुपए का इंतजार कर रहा था, अब तो रुपया मुझे काफी मिलने वाला था। वो जगह काफी दूरी पर थी और खास करके दिन के टाइम में उस जगह पर कोई जाने का साहस नहीं करता था, इसलिए कि इधर से तो सवारी अब जाती थी, लेकिन उधर से कोई सवारी मिलती ही नहीं थी। देहात का एरिया था। अब मैं तो खुश था, पहले ही बात कर लिया था कि देखिए दोनों साइड का किराया लगेगा, अब तब मैं चलूंगा। वो महिला मान चुकी थी कि अब भैया आप घबराइए मत, मैं आपको दोनों साइड का किराया दूंगी, बस आप बिल्कुल आराम से हमारे पति को हमें हमारे घर तक पहुंचा दीजिए। अब क्या था, मैं लालच में तो फंस ही चुका था। अपना ऑटो रिक्शा चलाते हुए मैं उसके बताए हुए रास्ते पर चलता जा रहा था। शहर पीछे छूट चुका था, ग्रामीण एरिया में आ चुका था, हर तरफ खेती खेत दिखाई दे रहा था। अब मैं अपना मस्त ऑटो का ड्राइव करता हुआ कभी कभी मैं पीछे भी मुड़कर देख लेता था। उसका जो हस्बैंड था ना, कभी कभी कराहता था। अब मुझे लगता है कि मुझे तेजी से ऑटो चलाना नहीं चाहिए। जब भी धचकी आती थी, रोड उखड़ खाबड़ होता था, तो वो कराहने लगता था। तब मैं संभल संभल करके रास्ता देख देख करके अब चलाने लगा था कि सवारी को तकलीफ ना हो। मैं तो ऐसा ही करता था सवारी के साथ में। आखिरकार 12:30 बजे हम उसके ठिकाने पर पहुंच गए थे। अब एक रोड के किनारे एक घर बना हुआ था और घर अंधेरे में डूबा हुआ था। जब उस औरत ने कहा कि हाँ जी बस यही रोक दो, हमारा घर आ गया है, मैं ऑटो रिक्शा रोक दिया था। बिल्कुल देहात सा गांव जैसे माहौल था वहां पर, और रोड के किनारे इकलौता घर था। मुझे आसपास में कोई अब बस्ती भी नहीं दिखाई थी, ना कोई और घर दिखाई दिया। मैं हैरान था, पूछने लगा जी आप इस जगह पर, सुनसान जगह पर अकेली रहती हैं? तब वो कहने लगे भैया कभी दिन में आना, हमारे घर के पीछे पूरी बस्ती है, अब यहां से तो हमारा घर से स्टार्ट होता है। तब मैं मान भी गया था, चलो औरत सही कह रही है, अब रात का माहौल है, अब सब लोग अपने अपने घर में दिया बाती बंद करके सोए होंगे। अब मुझे क्या करना था, ये सब जान करके सवारी पहुंच चुकी थी। अब उस सवारी को अब एक तरह से सहारा देकर के ऑटो से उतार रहा था। एक साइड से उस महिला ने उसका हाथ पकड़ रखा था और दूसरी साइड से मैं उसको सहारा दे रखा था। और तभी भी मैंने महसूस किया था कि उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। आखिर कौन सी बीमारी लगी है भाई, जो सूख करके कांटा हुआ पड़ा है, आंखें धसी हुई है और चेहरा पीला पड़ा हुआ है, लेकिन शरीर बर्फ की तरह हो रहा है। खैर मैं इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। अब ये महिला हॉस्पिटल से इलाज करा रही है, तो इसको भी पता होना चाहिए। आखिरकार वो महिला कहने लगी जरा इनको संभाल कर रखिए, मैं जरा घर की अपनी ताली खोल लूं। और अपना जो थैला लिए हुई थी उसमें से कुछ चाबियों का गुच्छा निकाला और वो दरवाजे का चाबी लगा के ताला खोल दिया था। और इसके बाद वो अंदर चली गई थी। और तब तक मैं उसका पति को संभाल के रखा था। जो वो अंदर चली गई ना, तब उसका पति जिसको मैं संभाल रखा था, वो मेरे कान के पास धीरे से बोला, भाग जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा होगा। मैं जब ये सुना ना, तो मैं दंग रह गया था कि आखिर ये नौजवान जो बीमार हुआ पड़ा है, ये क्या बोलना चाह रहा है। उस वक्त मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मुझे लगा कि कोई इसको दौरा तो नहीं पड़ा हुआ है। और तब तक वो महिला गेट पर आ चुकी थी। अंदर रोशनी अब हो चुका था। कहने लगी, अरे आप थोड़ा इसको अंदर ही लेके आ जाइए,
बहुत मेहरबानी होगी। मैंने बोला, जी जरूर, मैं सहारा लेके आ रहा हूं। अब फिर मैं उस नौजवान को अब धीरे धीरे कहने लगा, भैया थोड़ा हिसाब से चलिए आगे की ओर। अब उसके बाद वो अपनी नजरें झुका चुका था। बस एक ही बार मेरे से वो बोला था कि बस भाग जाओ, नहीं तो जैसा मेरा हाल है तुम्हारा भी हाल ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन मैं समझ नहीं पाया था। खुले शब्द में वो बोला था, लेकिन मेरी मति तो मारी गई थी ना। अब मैं सोचा था कि चलो इसको अंदर कर दूं, अब फिर किराया भाड़ा लेकर अपने शहर लौट जाऊंगा। अब फिर मैंने उसको सहारा दे करके अब घर के अंदर लेके आ चुका था। वो महिला कहने लगी, बस इसको तख्त पर थोड़ा लिटाने में मदद कीजिए। मैं वही किया, तख्त पर उसको बिस्तर पर लिटा दिया। अब सिरहाने तकिया लगा दिया था और बोला, भाई आप आराम कीजिए, अब वक्त पर दवा दारू खाते रहिए, जरूर आप सही हो जाएंगे। और तब तक वो नौजवान जो उसका पति था अपनी आंखें बंद कर लिया था, जैसे गहरी नींद में चला गया। इसके बाद में जब मुड़ा ना तो उस जगह पर महिला थी ही नहीं। मैं अब उसी जगह पे इंतजार करने लगा कि आखिर वो कब आएगी, मुझे किराया भाड़ा देगी, अब मैं फिर अपना ऑटो रिक्शा लेकर के अब अपना घर की तरफ निकल जाऊंगा। 5 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, तब मुझे रहा नहीं गया। मैं आवाज लगाने लगा कि मैडम जी आप हो कहाँ, अब मुझे अपने घर लौटना है, मेरा किराया भाड़ा दे दीजिए ताकि मैं अपना घर वक्त पर पहुंच सकूं। मेरी आवाज को जैसे उसने सुना ही नहीं। अब मैं फिर यही बात को दोहराया कि मैडम जी आप मेरी आवाज सुन रही कि नहीं, आप मेरे किराया भाड़ा दे दीजिए, अब मैं अपने घर लौट जाऊं। दूसरी बार, तीसरी बार मैं जब आवाज लगाया तभी मुझे लगा कि उस कमरे में आसपास में ये महिला गई तो कहां गई, आखिर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है। अब मैं उस नौजवान की तरफ देख रहा था जो उसी तख्त पर लेटा हुआ अपनी आंखें बंद किए हुए था, जैसे गहरी नींद में सो रहा। मैं उस कमरे से बाहर निकल आया, गलियारे में आ गया। रोशनी हर तरफ थी। अब मैं गलियारे में खड़ा होकर के आवाज लगाने लगा कि आप मैडम जी हैं कहां पर, देखिए मुझे लेट हो रहा है, आप मेरा किराया भाड़ा दे दीजिए, अब मैं निकल जाऊं। लेकिन अभी भी कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी, कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा अब परेशान हो गया था कि आखिर वो औरत गई कहां, अपने बीमार पति को छोड़ करके। उसको तो जाना नहीं चाहिए। हाँ, एकदम वो जैसे घर में गायब हो गई हो। उस घर में 3 कमरा बना हुआ था, तीनों कमरा खुला हुआ था। मैं हर एक कमरे में दरवाजा भिड़ा हुआ था, खोल खोल कर देख लिया और वो गायब थी। मैं घबरा गया, फिर वापस उसी कमरे में आया जहां पर उसका पति लेटा हुआ था। जब उस कमरे में आया तो मैं देखा जैसे मैं उसको छोड़ के गया था वैसे अभी भी सो रहा है, आंखें बंद है। अब मैं थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि आखिर अपने बीमार पति को छोड़ करके ये महिला गई कहां। गई तो चलो ठीक है, उसका पति उसका काम है वो जाने, लेकिन मेरा किराया भाड़ा तो दे जाती। सही में मुझे बेचैनी, घबराहट जो होना चाहिए था वो हो चुका था। मैं अब मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा कि दरवाजा खोल के देखूं कि कहीं बाहर तो नहीं है। मैं दरवाजा खोलने लगा ना तो मैं तो हैरान रह गया था, जैसे बाहर से किसी ने दरवाजा अब बंद कर दिया हो। मैं जोर लगाया काफी, लेकिन दरवाजा टच से मस बिल्कुल हो ही नहीं रहा था। तब तो मैं इतना घबरा गया था कि गर्मी का मौसम और ऊपर से मैं पसीने से नहा चुका था। घबराहट ऐसी बढ़ गई थी कि ये मेरे साथ में ये महिला क्या करने वाली है। ये मेन दरवाजा बाहर से बंद करके ना जाने कहां चल गई। मैं कोई गलत जगह पर तो नहीं फंस गया। मैं अपने दोस्तों से बहुत सुना था, भूत प्रेत के बारे में तो चर्चा अलग होती थी, लेकिन ऐसी ऐसी बात मैं सुना था। अब मुझे लगने लगा कि महिला मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही है।
मैं इस वजह से डर गया था कि कहीं मेरे साथ में कुछ गलत काम तो नहीं होने वाला है। मैं इस जगह पर आकर के फंस तो नहीं गया हूं। मेरे ऑटो रिक्शा कहीं गायब तो नहीं हो गया। मुझे इस बात का चिंता थी। मैं भूत प्रेत के बारे में तो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा था। मैं बहुत परेशान अंदर से दरवाजा पीट रहा था कि मैडम अगर आप बाहर हो तो दरवाजा खोलो, मेरा किराया दो, मैं निकल जाऊं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आधा घंटा पौना घंटा अब मैं दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। मैं अब बिल्कुल थक गया था। पसीने से नहाया हुआ डर गया था कि मेरे साथ में ये क्या करने वाली है। मुझे अभी भी महसूस नहीं हुआ कि जिस घर में आया हूं वो भूत प्रेत का कहीं अड्डा तो नहीं है। जरा भी मन में ख्याल नहीं आया था। ख्याल ये आया था कि मैं गलत घर में आ चुका हूं। वो औरत मेरे साथ में कुछ गलत काम ना कर दे, मैं कहीं फंस ना जाऊं। इस बात का मुझे आशंका अब लगा हुआ था। आखिरकार जब मैं जहां पति उसका सोया हुआ था और जब मैं उस जगह पर आया ना, तो मैं देख करके हैरान रह गया था, क्योंकि जिस बिस्तर पर मैं सुला के आया था वहां पर था ही नहीं। अब तो मेरा दिमाग घूम गया था। अब इतना मैं परेशान हुआ था और तब मुझे पहली बार कुछ महसूस हुआ, जैसे मेरे कोई कान में कह रहा है कि तू यहां से बच के निकल ले, नहीं तो इस घर में तू मारा जाएगा। ऐसा ही मेरे मन में ख्याल आने लगा, जैसे मेरे कान के पास आकर के कोई बोल रहा। मैं बेचैन घबराहट से इधर उधर हर कमरे में उसका पति को ढूंढने का कोशिश करने लगा। चलो उसकी पत्नी तो बाहर दरवाजा बंद कर रखी है, तो ये तो होगा, इसका पति तो होगा। चलो इसके बिस्तर पर उठ गया है, कहीं दूसरे कमरे में होगा। तीनों कमरा में छान मारा था, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। आज सही मायने में इतना मैं कभी डरा नहीं था। पहली बार मुझे भूत प्रेत का अंदेशा हुआ। क्या मैं भूत वाले घर में आ चुका हूं? क्या औरत कोई डायन है, कोई चुड़ैल है, कोई प्रेत आत्मा है, कोई प्रेतनी है? कई तरह का विचार मेरे मन में आ चुका था। क्या मेरे दोस्त जो घटना बताया करते थे भूत प्रेत का, क्या अब वही हाल मेरे साथ में होने वाला है क्या? अब मैं क्या करूं? सही मायने में मैं उस घर से निकल भागना चाहता था। भाड़ में जाए किराया, बस मेरी जान बच जाए, इस घर से मैं निकल जाऊं, इस मनहूस घर से। अब वही मैं रास्ता ढूंढ रहा था। मेन दरवाजा जैसे जाम हुआ पड़ा है, हिलाने डुलाने पर कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ रहा था। और मैं अब रास्ता देख रहा था कि छत का रास्ता मुझे दिखाई दे दे, ताकि मैं छत पर पहुंच जाऊं और वहां से खेत में कूद जाऊंगा। मैं इस मनहूस घर से भाग जाना चाहता था। अब वही हुआ। मैं अब रास्ता देखते देखते छत का वो रास्ता मुझे मिल चुका था, लेकिन छत पर भी दरवाजा लगा हुआ था। सबसे मुसीबत ये थी, और वो भी मोटा सा ताला। अब मैं क्या करूं? परेशानियों से मैं घिरा हुआ था। अब नीचे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब फिर नीचे एक आवाज सुनाई देने लगी। आवाज भारी कदमों की थी, जैसे कोई भारी जूता पहने हुए ऐसा कोई शख्स नीचे में गलियारे में चल रहा है। अब तो मेरा प्राण सूख चुका था। अब मैं यही सोच रहा था कि हे ईश्वर, मैं कैसे जंजाल में फंस गया हूं, मुझे अब क्या करना चाहिए? मेरे समझ में कभी इस टाइम तो आ ही नहीं रहा था। मैं बहुत ही परेशान था। जो गलियारे में भारी कदमों की आवाज आ रही थी, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लग रहा था कि वहां पर कोई चल रहा हो। एक बदबू मुझे अब महसूस होने लगी थी। वास्तव में ऐसा डर का नजारा मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया था, जो उस घर में मेरे साथ हो रहा था। तभी एक चीख औरत की सुनाई पड़ी, और वो चीख थी जैसे कोई औरत का कोई गला घोंट रहा हो, और औरत अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रही है। चीख सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
अब मुझे लगने लगा कि कहीं यही हाल मेरे साथ में ना हो। मैं तब तक बहुत कुछ समझ चुका था। मैं घबराहट से इतना डरा हुआ था कि बस लग रहा था कि मुझे भूत प्रेत क्या मारेगा, मैं तो डर से ही मर जाऊंगा। अब मैं उस शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसको मैं अब एक तरह से बीमार समझ के उसको बिस्तर पर लेटाया था। एक तरह से मैंने उसकी सेवा भाव किया था। वो कहाँ गया? ये सब मेरे साथ में चल क्या रहा है? मैं उसी जीने पर खड़ा आखिरी पदान पर, जहां पर दरवाजा पर ताला झूल रहा था, और तभी अगले पल मेरे कानों में एक आवाज सुनाई पड़ने लगी। मैं तुमसे कहा था ना कि यहां से भाग जाओ, नहीं तो जैसा मेरा हाल है तुम्हारा भी हाल होने वाला है। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। वो आवाज मेरे कान के पास सुनाई दे रही थी। वो आवाज सुनते ही मैं कांप चुका था। मैं तो अब एक बार फिर से पसीने से नहा गया था। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं कांपते हुए अब जैसे धीरे धीरे बोला, देखो आप जो भी हो, आप मेरी मदद करो। देखो मैंने आपका सेवा किया है, मैं आपको ऑटो रिक्शा से उठा करके बिस्तर पर सुलाया है। इतना तो आप मेरी मदद कर सकते हो ना, मुझे इस घर से निकाल दो। और जैसे मैंने बोला, अब वो आवाज फिर मेरे कानों में सुनाई दी, तुम्हारे पास बस यही आखिरी मौका है। अगर निकाल भागना है तो इस घर से निकल भागो, नहीं तो तुम इस घर से कभी भी निकल नहीं पाओगे। जैसा मैं था आपको दिखा था, अब वैसा तुम बन जाओगे। मैं ताला का खोल रहा हूं, आज तुम जितना जल्दी इस घर से निकल सकते हो निकल लो। अगले पल वो जो बड़ा ताला लटका हुआ था जीना का गेट पर, जो छत पर रास्ता जाता था, खट से खुल गया था। इसके बाद मैंने देरी नहीं किया था, मैं छत पर आ चुका था। लेकिन छत की अब जो ऊंचाई थी कम नहीं थी। उस टाइम मुझे लग रहा था कि 10-12 फीट होगा। लेकिन पीछे गोबर का ढेर पड़ा हुआ था। जरूर किसान वहां पर गोबर डाले हुए थे। बैक साइड में एक ढेर सा बना हुआ था, और सबसे आसान रास्ता गोबर का ही ढेर लगा कि मैं उस पर जंप कर जाऊं, तब मुझे चोट नहीं लगेगी। और वही मैंने किया था, उस गोबर पर जंप कर दिया था। गोबर गीला था, मैं धंस तो जरूर गया था, लेकिन जान बचानी थी। और जैसे तैसे मैं उस जगह से निकल करके अब मेन गेट पर आ गया था। ऑटो रिक्शा मेरा सही सलामत खड़ा था। आज जैसे ही मैं ऑटो रिक्शा पर सवार हुआ, तब तक मैं तो इतना घबराया हुआ था, मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैं अपने ऑटो रिक्शा को कैसे स्टार्ट करूं। बिना चाबी लगाए मैं ऑटो का किक लगा रहा था। मैं सब कुछ भूल चुका था घबराहट के मारे में। मैं काफी किक लगा दिया, और उस घर में मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे उस घर में कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो। अब मैं तो और दहशत में पड़ चुका था। तब मुझे ध्यान आया कि अरे मैं तो चाबी लगाया नहीं। और तब मैं चाबी लगा करके किक अब मारा तो मेरी ऑटो स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने देरी नहीं किया था। आज जैसे ही मैं उस जगह से निकला ना, मेरे पीछे कुछ ऐसा आवाज आने लगी जैसे मेरे ऑटो के पीछे कोई दौड़ रहा हो। लेकिन मैं तेजी से उस जगह से अब निकल चुका था। मन ही मन पहली बार मैं ईश्वर का नाम ले रहा था। मैं उस टाइम में भगवान का नाम लेते हुए वही प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, मुझे इस जगह से अब निकाल दो सही सलामत, मैं अपने घर पहुंच जाऊं। और ऐसा मेरे साथ हुआ भी। वो जो दौड़ने की आवाज सुनाई पड़ रही थी, कुछ देर तक तो जरूर सुनाई पड़ी, लेकिन अब वो आवाज जैसे खत्म सी हो गई थी। मैं अपने ऑटो रिक्शा लेकर के चल पड़ा था। हाँ, बीच रास्ते में मुझे जरूर महसूस हुआ कि मेरे ऑटो के पिछली सीट पर कोई है, कोई बैठा हुआ है। वो मुझे कोई जेंट सा ऐसा शक्ल एक बार दिखाई दिया था। तब मुझे वहम हुआ कि मेरे मन का जो अंदर डर बैठा हुआ है ना, वही लग रहा है। मैं परवाह नहीं किया, चलो अपना घर जैसे तैसे मैं पहुंच गया था। घर पहुंच करके मेरे जो दोस्त थे सबको अपना
किस्सा सुनाया। वो तो डर गए थे मेरी बात सुन करके। वो कहने लगे कि देख भाई अरविंद, तू अगर मेरे साथ में, हम लोगों के साथ में मजाक कर रहा है तो मजाक ठीक नहीं है। अगर तू सीरियस बात बोल रहा है तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जरूर तू ऐसे कोई भूतनी के चक्कर में पड़ गया। चलो तूने भगवान का नाम लिया, कम से कम इसी बहाने तो। इसके बाद हम लोग आपस में चर्चा करने लगे थे, आखिर वो घर किसका था, वो सब क्या था। लेकिन मेरे कोई दोस्त इस बारे में जानते भी नहीं थे। मुझे तो अब इन चीज़ों का अनुभव था ही नहीं। ये पहला ही चक्कर था कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ था। आखिरकार जैसे तैसे हम रात बिताए, सुबह हो चुकी थी। आज संजोग देखिए, सुबह 8 बजे ही वही चाचा मकान मालिक अब घूमते हुए हमारे घर के अंदर आ चुके थे। मुझे आवाज देते हुए अरविंद अरविंद। और मैं अब अपने बिस्तर से उठ गया था और आते ही कहने लगा, अरे तूने ऑटो रिक्शा का बेचा नहीं। मैं उनकी बात सुनकर के और डर गया था। अब मैं उनको आदर से बिठाया कि चाचा आप पहले बैठिए, अब पूरी बात बताइए कि आखिर ऑटो रिक्शा के अंदर में आपने क्या देखा है, क्या बात है चाचा। अभी तो हम इसको बेच नहीं पाए। सही कहूं तो मुझे ये ऑटो बहुत सस्ता मिला था। मैं दूसरा ऑटो खरीदने के लिए मेरे पास में उतना बजट नहीं था। तो चाचा मेन बात यह है। चाचा नाराज हो गए मुझ पर, कहने लगे कि बेटा मैंने जो उस दिन देखा था ना, तब मैं समझ गया था। तब वो पूरी बात बताने लगे, कहने लगे कि देख बेटा, तू मेरी बात पर विश्वास करेगा नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा पता है। लेकिन जब मैं 15 साल का था ना, मुझे अब ऐसी जगह से मैं गुजर रहा था रात के अपने पापा के साथ में, तभी अचानक मुझे लगा कि सामने पेड़ पर कोई औरत बैठी हुई है, मुझे बुला रही है। जब मैं अपने पापा को बताया ना तो पापा हैरान थे। वो कहने लगे, कहाँ है कोई औरत, तू झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं उस औरत को देख रहा था। पापा यकीन नहीं कर रहे थे। मैं घबराया हुआ था। मैं अपने पापा से कह रहा था कि पापा देखो उस पेड़ पर औरत बैठी हुई है, मुझे बुला रही है, मुस्कुरा रही है। तब पापा मुझे कहने लगे, तू मजाकिया है, जरूर तेरे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। वही सिलसिला मेरे साथ में शुरू हुआ था। इसका अंदाजा मुझे बिल्कुल नहीं था कि मुझे भूत नजर आने लगे हैं। ये हमेशा नहीं होता था, कभी कभी मेरे साथ में ऐसा हो जाता था। अगर किसी के शरीर में कोई आत्मा सवार हो ना तो मुझे दिखाई देता था। लेकिन मैं तो कोई तांत्रिक नहीं था, ना मैं कोई ओझा गुनी, ना मैं पढ़ा लिखा। बस मैं उसको सचेत कर देता था कि देख भाई, तेरे शरीर के अंदर मैं ऐसा कुछ देखा हूं। अगर वो विश्वास कर लेता तो झाड़ फूक करवा लेता था, और नहीं विश्वास करे तो मैं क्या कर सकता था। और ऐसा ही सिलसिला आज तक चल रहा है। मैं कोई ओझा गुनी नहीं हूं, ना कोई तंत्र मंत्र जानता हूं। जब तूने मुझे लड्डू दिया था ना तो मैं भी खुश था कि चलो अरविंद अपना खुद का नया ऑटो ले आया है। आज जब मैं ऑटो को तुम्हारा देखने लगा था ना, ऑटो रिक्शा को, तभी मुझे उस पिछली सीट पर एक नौजवान का झलक दिखाई पड़ी। बीमार सा नौजवान अब पिछली सीट पर बैठ करके मुझे घूर रहा था, मुस्कुरा रहा था। तभी वो जो लड्डू मैंने हाथ में लिया था ना, अब वो मसलता चला गया, नाले में गिरता चला गया। तब मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताया कि तुम कहीं डर न जाओ। मुझे तो पता, संदेह हो गया था कि तुम्हारा ऑटो के अंदर में कोई नवजुवक का आत्मा है, और वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तब मैंने तुमसे मना किया था कि बेटा, जिसका ऑटो रिक्शा है तुमको वापस आओ, कुछ कम पैसा दे तब भी चलेगा। लेकिन तुमने अपना मेरी कहना नहीं माना, तो देखो आज तुम फंस गए थे ना। अभी ही वक्त है बेटा, तू इस ऑटो रिक्शा का निकाल दो। उसमें एक नौजवान की आत्मा हमेशा रहती है, और उस नौजवान की आत्मा की वजह से बहुत सारे आत्माएं उसके साथ जुड़ी रहती है। ये जो तुम्हारे साथ में आज रात का खेल हुआ था ना, अब ये संजोग मनाओ कि शायद कोई भली आत्मा होगी जो तुम्हारा उस रात को मदद किया होगा। नहीं तो तुम उस जगह से
कभी निकल नहीं पाते, जैसा उस आत्मा ने तुमसे बोला था। मामला बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था। अब मैंने चाचा से अब पूरा वचन दिया कि चाचा, अब मैं इस ऑटो रिक्शा चलाऊंगा नहीं, और जिसका है मैं उसको वापस करने का कोशिश करूंगा। अब वही हुआ। जब हम तीनों दोस्त मिलकर के उसके घर पर गए तो पहले तो आनाकानी करने लगा। जब हमने अपने पहुंच का अब इस्तेमाल किया कि देखो, अगर तुम नहीं करोगे, हमारे साथ में धोखा किए हो और तुमने सब कुछ जानते हुए कि इसमें कोई आत्मा रहती है और तुमने हमें नहीं बताया, तो सोच लो। आखिरकार हमारा जो डराने का अंदाज था, अब उससे अब हमें फायदा हुआ था। अब फिर जाकर के बड़ी मुश्किल से पैसे थोड़ा कम दिए, कुछ पैसा उसने खर्च कर लिया था और कहने लगा कि आते जाते मैं दे दूंगा। लेकिन पैसा जो भी था हमें मिल चुका था, कुछ पैसा जो था वो रह गया था और हमने उसका परवाह भी नहीं किया। अब फिर अब जो हमने ऑटो रिक्शा खरीदा था, थोड़ा महंगा जरूर था उससे, लेकिन पहली नजर मैंने चाचा को लेकर के दिखाया था कि चाचा, आप इसमें बैठो, झांक कर देखो, आप बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चाचा मुस्कुरा के कहने लगे, अरे बेटा, अब इसके अंदर मुझे जाने की जरूरत नहीं है। आज सही बताऊं तो ये हमेशा मेरे साथ में नहीं होता है, कभी कभी होता है, लेकिन मुझे अभी कुछ तेरे ऑटो में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसके अंदर होता तो हो सकता है मैं देख लेता, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूं। मेरी तरफ से तो ठीक ही है। अब चाचा से सिग्नल मिल चुका था, हरा सिग्नल, और मुझे ऑटो शूट भी किया। और इसके बाद मैं ऑटो से बहुत कमाया था। उसी ऑटो के कमाई से मैं अपने घर पर गया था, शादी अपनी किया और घर भी मरम्मत कराया, जो हमारा पुराना घर था। और इसके बाद मैं उस ऑटो रिक्शा को बेच करके अब फिर नया ऑटो रिक्शा, आज भी मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूं। तो दोस्तों, ये थी अरविंद की कहानी। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर नहीं गए हो तो उस पर भी जाइए, राज की कहानियां में। उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे उस नए चैनल पर जरूर जाएंगे। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी आप अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर इसी टाइम में कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।